सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2-3 दिन से बायोलॉजी की क्लास नहीं लग पाई, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ऐसी नहीं होगी समस्या, क्योंकि कभी कभी कुछ मेरे भी पर्सनल काम हो जाते हैं और कभी कभी कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है और कभी कभी मैं आपके फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं उस पर काम कर रहा होता हूँ, तो इस कारण से क्लास नहीं लग पाती है। उसके लिए एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए, आज वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन सब क्वेश्चन को अटेंड करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। जो स्टूडेंट अभी अभी नए जुड़े हैं हमसे, उनको कहना चाहता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा सशक्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मैट्रिक्स, बी है आपका स्ट्रोमा, सी है ग्रेना और डी है आपका केंद्रक। बताइए जल्दी से, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में, ग्रेना में या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका केंद्रक में। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। अब जिसने इसका जवाब दिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का, जिसने जवाब दिया है तो उसका जवाब ग्रेना जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए क्या है, इससे रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? वापस से देखिए, अब वहां पर पहले प्रकाशिक पूछा था, अब पूछा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ऑप्शन है आपके सामने मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, ग्रेना या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने केंद्रक। क्या होगा इसका जवाब? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में, ग्रेना में या फिर केंद्रक में। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। जिसने इसका जवाब दिया है स्ट्रोमा, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। अब एक बार इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और आप जो आने वाले सवाल हैं उनका आसानी से आंसर दे सकें। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो आपका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। वो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसका जवाब देना है आपको प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसको समझिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है और यह क्रिया पर्णहरित की उपस्थिति में, प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में हरे पौधों के अंदर होती है। वापस से समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यह प्रकाश यानी सूरज का प्रकाश, उसकी उपस्थिति और पर्णहरित की उपस्थिति, पर्णहरित क्या होता है? हरित लवक होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, उन दोनों की उपस्थिति में होता है और इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस पौधे से बाहर निकलती है। ये संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की ये जो अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें लगभग 2 एटीपी का निर्माण होता है। ये विभिन्न अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, डायरेक्टली नहीं होता। एक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है आपका क्रेब्स चक्र, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे बाद में। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस दौरान पौधे से ऑक्सीजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। निकलती है लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अब वो आपसे ये पूछेगा कि जो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है
उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो ये पूछेगा आपसे। तो ऑप्शन वो आपको देगा जल से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे मुक्त होगी? जवाब देना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। बताइए क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जल से, बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन हमेशा जल से मुक्त होती है। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, आपको कंप्लीट कर लेना है इसको। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन हमेशा जल से मुक्त होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम शब्द किसने दिया था? ये सवाल जेट के अंदर बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है एंजाइम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था या किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मिलर ने, बी है आपका मेयर ने, सी है आपका स्टीफन हेल्स और डी है आपका कुह ने। बताइए जल्दी से, एंजाइम शब्द किसने दिया था? मिलर ने, मेयर ने, स्टीफन हेल्स ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कुहने ने? क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला कुहने, बिल्कुल सही जवाब है। एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। एंजाइम शब्द किसने दिया था? कुहने नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम खोजा जाने वाला पादप वृद्धि हार्मोन था। सर्वप्रथम खोजा जाने वाला पादप वृद्धि हार्मोन। अब जिसको पता नहीं है कि पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, देखिए पादप वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, पौधों की वृद्धि को भी रोकते हैं कुछ हार्मोन, और ये लगभग 5 से 6 प्रकार के होते हैं जो पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं। समझ में आ गया? क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं जो पौधे के अंदर घटित होती हैं उनके अंदर भाग लेते हैं और पौधे को विभिन्न क्रियाएं करने में मदद करते हैं। तो अब पूछा गया है कि सबसे पहले पादप वृद्धि हार्मोन खोजा गया था, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीन, बी है आपका जिब्रेलिन, सी है आपका साइटोकाइनिन और डी है आपका तनाव हार्मोन। अब तनाव हार्मोन जानते हो आप? अगर नहीं जानते हो तो अभी ये भी मैं बता दूंगा। पहले इसका जवाब दीजिए, लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सर्वप्रथम खोजा जाने वाला पादप वृद्धि हार्मोन, बिल्कुल जिसने इसका जवाब दिया है ऑक्सीन, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो ऑक्सीन था और इसकी जो खोज की थी वो FW वेंट नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? FW वेंट नामक साइंटिस्ट ने की थी। और ये सवाल पीछे पूछा भी जा चुका है कि सर्वप्रथम खोजा गया पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन। और ये पूछा गया था कि जो ऑक्सीन है उसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑक्सीन की खोज करने का श्रेय जाता है FW वेंट नामक वैज्ञानिक को। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है एक हार्मोन जिसको तनाव हार्मोन दिया गया है। अब तनाव हार्मोन का दूसरा नाम होता है वृद्धि हार्मोन, या इसको एब्सिसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एबिसिसिक एसिड या एबिसिसिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाया हूं, पूरी क्लास अटेंड करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा वनस्पति का प्रकार नहीं है? अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा वनस्पति का प्रकार नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका शाक, बी है आपका झाड़ी, सी है आपका वृक्ष और डी है आपका उपरोक्त सभी। अब क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब देना है आपको, निम्न में से कौन सा वनस्पति का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपको सवाल का जवाब देना है निम्न में से कौन सा वनस्पति का प्रकार है पूछा गया है। नहीं को काट दीजिए आप, नहीं है सिर्फ। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, उन थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति को 3 भागों में विभाजित किया था। थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वनस्पति को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहला जो था शाक था, दूसरा था झाड़ी और तीसरा था हमारा वृक्ष। और हमारा जो हॉर्टिकल्चर वाला सेगमेंट है, एग्रीकल्चर का जो हॉर्टिकल्चर वाला सेगमेंट है, उसमें आपको पता होगा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको शाक के अंदर रखा गया है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको झाड़ी के अंदर रखा गया है और कुछ पौधे ऐसे हैं जो वृक्ष कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? अब ध्यान रखना वनस्पति के 3 प्रकार होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। अब ये सवाल बार बार पूछा जाता है क्योंकि भारत की बात आ रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वानसन, बी है आपका AK शर्मा, सी है आपका हरगोविंद खुराना और डी है आपका जॉनसन। बताइए जल्दी से, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन, AK शर्मा, हरगोविंद खुराना और ऑप्शन नंबर डी है आपका जॉनसन।
क्या हो जाएगा इसका जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सको। अब देखिए इसका जो जवाब होगा वो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला A.K. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणुभोजी का आनुवंशिक पदार्थ। अब सबसे पहले समझ लीजिए आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवंशिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और उस डीएनए और आरएनए के अंदर उसकी आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित रहती है। उस जीव की आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित रहती है। तो अब यहां पर पूछा गया है कि जीवाणुभोजी का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डीएनए, बी है आपका आरएनए, सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणुभोजी का आनुवंशिक पदार्थ पूछा गया है आपसे। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला डीएनए, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणुभोजी होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो आप। जीवाणुभोजी का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए कहलाता है। जीवाणुभोजी क्या होते हैं? बेसिकली जीवाणुभोजी जीवाणुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, और जीवाणु को भोजन के रूप में खाते हैं, भक्षण करते हैं, और जहाँ पर भी ये होते हैं वहाँ पर जीवाणु नहीं पनपते हैं। जैसे हमारा जो गंगाजल होता है उसके अंदर क्या होता है, जीवाणुभोजी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु या कोई हानिकारक मोलिकुलर बैक्टीरिया छोटा सा जीव उत्पन्न होता है तो उसको ये भोजन के रूप में खा लेते हैं। इसके कारण गंगाजल बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है, शुद्ध बना रहता है। तो इसके पीछे की ये भी एक थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को मापने की इकाई क्या है। अब ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं को मापने की इकाई यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका मर्फी, बी है आपका रिएक्टर, सी है आपका माइक्रोन, और डी है आपका डेसिबल। बताइए जल्दी से, जीवाणुओं को मापने की इकाई क्या कहलाती है? आपको जवाब देना है लाइव चैट बॉक्स में। जीवाणुओं को मापने की इकाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका जवाब? देखिए ऑप्शन नंबर सी जिसने जवाब दिया है माइक्रोन, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं को मापने की इकाई क्या है, या फिर वो आपसे ये भी पूछेगा कि 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। वो ये पूछेगा 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो उसका जवाब देना है आपको 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। या फिर अगर वो आपसे सेंटीमीटर में पूछ ले तो 1/10,000 हो जाएगा। अगर आपसे मिलीमीटर में पूछेगा तो 1/1000 मिलीमीटर, अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछेगा तो 1/10,000 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जीवाणुओं की लंबाई कितनी होती है। तो औसतन जो जीवाणुओं की लंबाई होती है वो होती है 2 से 10 माइक्रोन। कितनी होती है? 2 से 10 माइक्रोन के समथिंग होती है। तो जीवाणुओं की लंबाई आपको पता चल गया, 2 से 10 माइक्रोन के समथिंग होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु का बाह्य आवरण किसका बना होता है। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। जीवाणु का बाह्य आवरण किसका बना होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है आपका काइटिन, बी है आपका प्रोटीन, सी है आपका लिपिड, डी है आपका सेकेराइड। बताइए इसका जवाब क्या होगा। जीवाणु का बाह्य आवरण किसका बना होता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला काइटिन, बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु का जो बाह्य आवरण होता है वो काइटिन के नाम से जाना जाता है। वो काइटिन के नाम से जाना जाता है या काइटिन का बना होता है। और जीवाणु जो होते हैं वो लगभग इस ब्रह्मांड के सबसे सरल जीवों में से एक माने जाते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो सबसे सरल जीवों में से एक माने जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें राइबोसोम की संख्या भी पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीछे एग्जाम में कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाते हैं। ये सवाल अभी आगे भी आएगा। तो एक कोशिकीय जीव में राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जीवाणु तो लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आते हैं? जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका एनेलिडा, बी है आपका आर्थ्रोपोडा, सी है आपका प्रोटिस्टा और डी है आपका पोरीफेरा। जवाब आपको देना है जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं या इनको किस वर्ग में रखा गया है। जवाब दीजिए जल्दी से। जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव का क्या जवाब हो जाएगा? अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव से मेरा मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा अमीबा, अब अमीबा एक सूक्ष्म जीव है और ये जल के अंदर उपस्थित होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है या इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे उसका नाम होता है अमीबा प्रोटियस। अब प्रोटियस शब्द पीछे आया और यहाँ पर भी प्रोटिस्टा आया, तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो अमीबा होता है वो किस में आता है? अमीबा आता है प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन एक बार मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि एक वर्ग और होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है? पोरीफेरा में पोर का मतलब होता है छेद। पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होता है छेद। और छिद्र युक्त जलीय प्राणी, छिद्र युक्त जलीय प्राणी जो सूक्ष्म नहीं होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, छिद्र युक्त जलीय प्राणी किस वर्ग में आते हैं? तो उसका जवाब था पोरीफेरा। अब मैंने ये भी बताया था पोर का मतलब छेद होता है और छिद्र युक्त जो प्राणी आते हैं वो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ होता है? क्वेश्चन को बच्चा पढ़ता है मानव शरीर में पसलियों की संख्या, और वो जैसे ही पहला ऑप्शन देखता है उस पर टिक कर देता है, वो आगे वाले ऑप्शन नहीं देखता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि वो पसलियों की संख्या पूछ रहा है और जो बच्चा होता है वो उसको आंसर दे रहा होता है हड्डियों की संख्या। तो हड्डियां अलग होती हैं और पसलियां अलग होती हैं। हड्डियां जो होती हैं वो पूरे शरीर में होती हैं, पूरे संपूर्ण शरीर में होती हैं, और जो पसलियां होती हैं वो हमारे फेफड़ों को कवर करती है। तो फेफड़ों को कवर करती है। और पसलियों की संख्या अगर आपसे वापस अब पूछी जाती है तो उसका आंसर आपको देना है 24। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 यानी कि 24 होती है, और हड्डियों की संख्या आपसे पूछ ले तो 206 होती है। ठीक है, अगर हड्डियां पूछ ले कि किसकी बनी होती हैं, तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था कि हड्डियां किसकी बनी होती है। इसका आंसर आपको देना है। एक बार दीजिए मुझे जवाब, देखता हूं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। मानव शरीर की हड्डियां किसकी बनी होती है? मानव शरीर की हड्डियां किसकी बनी होती है? इसका जवाब दीजिए, कौन कौन दे सकता है इसका जवाब? मानव शरीर की हड्डियां किसकी बनी होती है? ये सवाल मैं पीछे 2 बार सॉल्व करवा चुका हूं आपको। बताइए क्या होगा? जिसने इसका जवाब दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारे शरीर की हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है और फॉस्फोरस थोड़ा कम मात्रा में होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर एक पदार्थ बनता है जिसको कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। उससे हमारे शरीर की संपूर्ण हड्डियां बनी होती हैं, और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये पत्थर से भी मजबूत होता है। ये पत्थर से भी मजबूत होता है और पत्थर से हल्का होता है। इसलिए जो हमारी हड्डियां होती हैं वो पत्थर से नहीं टूटती हैं और पत्थर से हल्की होती है, लेकिन पत्थर से मजबूत होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर हड्डियों की संख्या पूछे तो 206, अगर आपसे पूछा जाता है पसलियों की संख्या तो 24 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में याद रखने हेतु आवश्यक भाग है। अब हम किसी भी चीज़ को याद रखते हैं या हमारे जो मस्तिष्क की जो मेमोरी होती है वो मेमोरी एक्चुअल में हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग होती है, ये जवाब देना है आपको। यहाँ पर ये पूछा है इसने कि मानव मस्तिष्क में याद रखने हेतु आवश्यक भाग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेरिब्रम, बी है आपका मेडुला, सी है आपका मास्टर ग्लैंड और डी है आपका कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को वापस ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आपके मानव मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर आपके दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और आप जो भी पढ़ाई करते हो या जो भी अभी आप देख रहे हो ये जो याद होगा आपको, ये याद होगा, और ये याद होने के बाद में स्टोर कहाँ पर होगा जाके, ये पूछना चाह रहा है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सेरिब्रम। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड कह लो, या उस मस्तिष्क का हार्ड डिस्क कह लो, या उस मस्तिष्क की पेन ड्राइव कह लो, या उस मस्तिष्क का याद रखने वाला भाग कह लो, वो भाग होता है आपका सेरिब्रम। मस्तिष्क में उपस्थित सेरिब्रम आपके शरीर की आपके जीवन की सभी घटनाओं को याद रखने में सहायक होता है। ठीक है,
अब हमारे शरीर के अंदर आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर याद रखने के अलावा भी ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब उनमें से कौन कौन सी क्रियाएं हैं, उसमें से एक क्रिया होती है, आपको पता होगा, श्वसन। अब श्वसन क्या होता है, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हम हमारे हिसाब से श्वसन को नियंत्रित नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, वैसे तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, श्वसन को रोक सकते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो उस दौरान हम उस दौरान हम जो श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं वो हमारे मस्तिष्क के जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग होता है उसके नियंत्रण में होती है। जब हम सो जाते हैं तो भी हमारी श्वसन क्रिया क्या होती है, चल रही होती है, और उसके पीछे का जो मकसद होता है या जो हाथ होता है या जो नियंत्रित किया जाता है वो मस्तिष्क के मेडुला भाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान रखना कि मस्तिष्क जो होता है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न हिस्सों का इस्तेमाल करता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और आजकल मैं देखता जा रहा हूँ कि मैं अगर कमेंट की नहीं बोलता हूँ तो आप कमेंट नहीं करते हो, तो जब मैं बोलूँगा तब ही कमेंट करोगे क्या? जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक आप कमेंट ही नहीं करते हो। कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी लगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं अगर कुछ ना भी बोलूँ तो भी वो कमेंट करके जाते हैं, जैसे विकास है, जैसे कमलेश है, जैसे एक और क्या नाम है उसका, डोनावत, उसका भी नाम है, एक स्मिता सोनी है, और 2-4 स्टूडेंट ऐसे और हैं जो कंटिन्यू आते हैं क्लास में और कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आते हैं लेकिन करते ही नहीं है कमेंट। तो कमेंट करके बताया करें। कमियां हैं तो कमियां बताओ, अगर अच्छी लगी क्लास तो वो बताओ, जो भी है क्लास का एक्सपीरियंस बताना है आपको। खराब रहा तो खराब भी बताओ, अच्छा लगा तो अच्छा ही बताओ, लेकिन बताओ तो सही मुझे, ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं और उसको इम्प्रूव करूँ। तो अब कमेंट करके जरूर बताना है आपको। अब देखिए इसका सवाल का आंसर क्या है। मानव श्वसन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक भाग है। मानव श्वसन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक भाग है। जस्ट अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया है आपको, इसका आंसर देना है। मानव श्वसन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक भाग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका सेरिब्रम, बी है आपका मेड्यूला, सी है आपका मास्टर ग्लैंड और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, मानव श्वसन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक भाग है। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला मेड्यूला, बिल्कुल सही जवाब है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है मस्तिष्क का एक भाग होता है और मानव में श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का नहीं बनना किस रोग को दर्शाता है? रक्त का थक्का नहीं बनना किस रोग को दर्शाता है? क्वेश्चन को वापस से समझ लीजिए। सपोज दैट कोई मनुष्य है, उसके चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद उसके शरीर में जो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। अब उस रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, उस रोग को क्या नाम कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका होरोमोनिक, बी है आपका एनीमिया, सी है आपका हीमोफीलिया और डी है आपका मंगोलिज्म। अब जवाब आपके हाथों में है, जवाब दीजिए ए, बी, सी या डी। रक्त का थक्का नहीं बनना किस रोग को दर्शाता है? रक्त का थक्का नहीं बनना किस रोग को दर्शाता है? अब जिसने इसका जवाब हीमोफीलिया दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। रक्त का थक्का हीमोफीलिया के दौरान नहीं बनता है। जब आदमी में हीमोफीलिया रोग हो जाता है, और हीमोफीलिया रोग की एक खासियत और है, ये एक आनुवंशिक रोग है। कैसे आनुवंशिक रोग कैसे है? जैसे अगर ये आपके माता पिता को है तो ये आपके जीन के द्वारा आपके अंदर भी आ जाएगा और आपके द्वारा आपकी जो आने वाली संतान है उसके अंदर भी पहुंच जाता है। तो हीमोफीलिया एक कौन सा रोग है? आनुवंशिक रोग है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। और जब हीमोफीलिया रोग होता है तो चोट लगने पर शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है और लगातार वहां से रक्त निकलता रहता है, जिससे कुछ समय बाद शरीर में रक्त की कमी होने के कारण उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए इसके ऊपर एक और दिया गया है, रक्त से संबंधित रोग, एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर आरबीसी और जो हमारा हीमोग्लोबिन और कुछ ऐसे तत्व कोशिकाएं होती हैं, उनकी कमी के कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में रक्त बनना कम हो जाता है और रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त की जब कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एनीमिया क्या होता है और एनीमिया के अलावा हीमोफीलिया क्या होता है। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही कथन है या प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सत्य कथन है? वो आपसे गलत भी पूछ सकता है, तो गलत में वो आपको एक गलत देगा, 3 सही देगा, और सही में वो आपको सारे के सारे सही देगा और एक गलत देगा।
ठीक है। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही कथन में ऑप्शन नंबर ए है आपका, इनमें केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। सी है आपका, उदाहरण जीवाणु हैं। और डी है आपका, उपरोक्त सभी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सत्य कथन का चुनाव करना है, चुनाव आपके हाथों में है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? आप जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सत्य कथन, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसको हम सामान्य तौर पर एक कोशिका भी कहते हैं या एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से एक तो केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद में इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के। किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 70S राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना 70S राइबोसोम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और जो 80S राइबोसोम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये सवाल भी पीछे पूछा गया है और मैंने इसका सॉल्यूशन भी करवाया है, सोल्व भी करवाया है। ठीक है। तो दूसरा ये हो गया, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा क्या है? उदाहरण जीवाणु। हाँ, तो जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला है यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही कथन, यानी कथन है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव के लिए सही कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका, इनमें केंद्रक होता है। बी है आपका, इनमें 80S राइबोसोम होते हैं। सी है आपका, उदाहरण अधिकांश पादप और जंतु कोशिकाएं, पादप और जंतु कोशिकाएं नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, उपरोक्त सभी। अब यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही कथन है, इनमें केंद्रक होता है, इनमें 80S राइबोसोम होते हैं, उदाहरण अधिकांश पादप जंतु। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें केंद्रक भी पाया जाता है, 80S राइबोसोम होते हैं। अभी मैंने बताया 80S राइबोसोम 4 प्रकार के होते हैं, और अधिकांश जो पादप और जंतु कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग गुणसूत्रों के अलावा गुणसूत्रों का जोड़ा कहलाता है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि कोशिका के अंदर जहां पर गुणसूत्र पाए जाते हैं वहां पर लिंग गुणसूत्र भी पाए जाते हैं और अलिंग गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिंग को निर्धारण करने का काम करते हैं, और बाकी जो गुणसूत्र होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग लक्षण होते हैं उनके। ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि लिंग गुणसूत्र के अलावा, क्योंकि लिंग गुणसूत्र को अलग निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए गुणसूत्र हैं उसका जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, मोनोसोम। बी है आपका, ऑटोसोम। सी है आपका, ट्रेसोम। और डी है आपका, पॉलीसोम। बताइए जल्दी से, लिंग गुणसूत्र का जोड़ा किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान से समझना है आपको और पूरी क्लास अटेंड करनी है। अब से जो मैंने डिसाइड किया है कि आपकी जो क्लास होगी वो 40 से 45 मिनट के बीच की ही होगी, इतना ही आदमी कवर कर सकता है, इसलिए इतनी ही रखेंगे, ना तो इससे कम रखेंगे ना इससे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑटोसोम, बिल्कुल सही जवाब है। लिंग गुणसूत्रों के अलावा गुणसूत्रों का जोड़ा ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। लिंग गुणसूत्रों के अलावा गुणसूत्र का जोड़ा ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, पूछा जाएगा ये। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट समझिए सवाल क्या है। अगला सवाल है, केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? अब देखिए, केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, अस्मोसोम। ऑप्शन नंबर बी है आपका, क्रोमोनीमा। सी है आपका, क्रोमेटीन। और डी है आपका, कोई नहीं। अब जवाब दीजिए, केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना किस नाम से जानी जाती है? ये सवाल पीछे मैं बता चुका हूं 2 बार, और ये भी कह चुका हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और ये भी मैं कह चुका हूं कि पीछे पूछा हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, क्रोमेटीन, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा जो संरचना होती है उसको हम क्रोमेटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रोमेटीन के नाम से जानते हैं। बार बार आता है ये सवाल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, अगला सवाल है हमारा, क्रोमेटीन नाम किसने दिया? क्रोमेटीन नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है आपका, फ्लेमिंग। बी है आपका, जॉनसन। सी है आपका, बेटसन। और डी है आपका, मेयर। क्रोमेटीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जवाब देना है आपको, क्रोमेटीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्लेमिंग ने, जॉनसन ने, बेटसन ने, या ऑप्शन नंबर डी है आपका, मेयर ने। क्रोमेटीन नाम किसने दिया था? जिसने इसका जवाब दिया है, क्रोमेटीन का जिसने जवाब दिया है
फ्लेमिंग बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रोमेटिन नाम दिया था वो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने क्रोमेटिन नाम दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, घुमाया गया है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की बाह्य संरचना होती है जड़, फूल, पत्ती, तना, उसकी छाल, वो जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मॉर्फोलॉजी, बी है आपका आकारिकी, सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन बताना है आपको। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है मॉर्फोलॉजी, उनका सही है। जिसने बी दिया है उनका भी सही है, और जिसने तीसरा दिया है उनका भी सही है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसको आकारिकी के नाम से जाना जाता है। तो वो आपसे ऐसे ही पूछेगा, सवाल घुमाने के लिए ऐसे ही पूछेगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखें, मॉर्फोलॉजी इंग्लिश में और हिंदी में इसको आकारिकी के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आंसर जो हो सी वाला होगा, ए और बी दोनों, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हो और आपकी क्लास छूट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 डॉट पे जाना, क्लास जैसे ही सेव हो जाती है, सेव होने के बाद में यहाँ पर 3 डॉट पर जाना, 3 डॉट पर जाने के बाद में स्पीड बढ़ाना, और स्पीड बढ़ाने के बाद में इसको वापस से एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकें और रिवीजन इनका हो सके, और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ठीक सुबह 11:30 बजे एग्रीकल्चर की एक धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। 8 तारीख को आपका एग्जाम आने वाला है, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए। अगर मेरे लाइक कोई भी हेल्प आपको चाहिए, नोट्स या PDF से रिलेटेड, अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उन पर व्हाट्सअप करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।